आज का न्यूज़पेपर हम पॉलिटी के एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, हम पॉलिटी थ्रो एमसीक्यू सारी पॉलिटी को पूरा करेंगे। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है रिलेटेड टू ब्रिटिश डोमिनियन। क्या हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से वापस जा रही थी, तो पूछ रहे इंडिया सीज टू बी ए ब्रिटिश डोमिनियन, मतलब ब्रिटिश डोमिनियन कब इंडिया से ख़त्म हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तब ब्रिटिश डोमिनियन ख़त्म हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया तब ब्रिटिश डोमिनियन ख़त्म हो गया। और 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश डोमिनियन जो है 26 जनवरी 1950 तक चला। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप तुरंत ये वाला ऑप्शन लगा देंगे जो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ये है 26 जनवरी 1950। क्या हुआ, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, तो जो इंडिया की डिपेंडेंसी थी वो ब्रिटिश एम्पायर पर बनी रही। ठीक है, फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब हम 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, उससे लेकर 26 जनवरी 1950 तक इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस, ये देखो पॉलिटिकल स्टेटस जो था वो डोमिनियन था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर। ठीक है, ये सीज हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया सॉवरेन रिपब्लिक कहलाया। जबकि पाकिस्तान जो है ब्रिटिश डोमिनियन रहा 1956 तक। ठीक है, तो इस दिशा में ये क्वेश्चन कैसे देखो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग तमाम चीज़ें पढ़ते हैं मगर इस तरह से किसी चीज़ को नहीं सोचते, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने जाना कि कब इंडिया ब्रिटिश डोमिनियन को सीज किया। ठीक है, अब आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल G20 से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं G20 के बारे में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं हर जगह। दिल्ली में 8 से लेकर 10 तक सारी शॉप्स तो नहीं कहेंगे, बैंक्स वगैरह बंद रहेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे। तो उससे रिलेटेड मीटिंग्स चल रही हैं, उससे रिलेटेड अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं, उससे रिलेटेड विमेन के एम्पावरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेशन ऑर्गेनाइज़ किए गए। बेंगलोर में भी ऑर्गेनाइज़ किया गया, नागपुर में भी कई सेशन ऑर्गेनाइज़ किए गए। तो हम G20 के बेसिक्स जान लेते हैं। G20 क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं G20 इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सही है। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, मतलब टोटल 20 मेंबर हैं, जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन पूरा रिप्रेजेंट करता है और दूसरा 19 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसको G20 कंपोज करते हैं हम, इसमें बहुत सारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए ये है कि ये जो है 90% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसका 90% G20 ही केवल प्रेजेंट करते हैं, और 75 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड है, 2/3 टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है, और हाफ के अकाउंट वर्ल्ड लैंड है, हाफ लगभग। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि कोई भी चीज़ 50 से कम नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये आप याद कर लेंगे तो आपको यही बेनिफिट होगा। क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है, जब इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हेडक्वार्टर तो पूछ ही सकता है, वो बेसिक चीज़ें हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो कितने वर्ल्ड की इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इसमें कोई भी चीज़ 50 से कम नहीं है, तो इससे पता चलता है कि वो अगर पूछेगा कि 50% से कम वर्ल्ड के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं गलत हो जाएगा। 50 के 90% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, 75 से लेकर 80 तक इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन को करता है, और रफली हाफ वर्ल्ड की लैंड को प्रोड्यूस करता, वो रिप्रेजेंट करता। अब ये देख लीजिए ये कब स्टेबलाइज हुआ था। ये 1999 में स्टेबलाइज हुआ था, जब सेवरल वर्ल्ड की कंट्रीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही थी। 2008 में जो अमेरिका में
क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इसका मीटिंग जो है वो हर साल ऑर्गेनाइज होने लगी। उससे पहले एक साल में ऑर्गेनाइज होती थी। अब इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी हो सकते हैं, स्टेट और फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, अदर हाई रैंक ऑफिशियल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ही, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि केवल प्रधानमंत्री ही जो है इसको हेड करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट के हेड जो है इसको भेजे जाते हैं इसमें, और वो इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या करता है? यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। ये विदाउट परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ होता है, मतलब इसमें कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है। जो भी चेयर करता है जिस साल, जैसे मान लीजिए इंडिया 2023 में चेयर कर रहा है, तो यही चेयर करने वाला ही सेक्रेटेरिएट बन जाएगा और यही जो है इसको स्टाफ भी प्रोवाइड करेगा। तो ये G20 की खासियत है। ठीक है, ये हमने चीज़ यहाँ पर जानी। आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ बताई गई है। तो ये देखो, ये इंडिया 2023 में होस्ट कर रहा है और ब्राज़ील 2024 में होस्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखने लायक है। ठीक, और यही चीज़ सब बातें यहाँ पर दोबारा से बताइए। अब ये चीज़ देख लेते हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि G7 नेशन में कौन कौन है। देखो, G7 में इंडिया नहीं था, इसमें वर्ल्ड की बड़ी इकॉनमी थी, जैसे जर्मनी, UK, फ्रांस, वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा थी। फिर G8 बना, फिर G8 में 2014 के करीब रसिया को G8 से निकाल दिया गया, तो देन अगेन ये G7 बन गया। रसिया को क्यों निकाल दिया गया? इसने यूक्रेन का क्रीमिया पेनिनसुला है उस पर कब्जा कर लिया था, तो उसकी वजह से इसे निकाल दिया गया। तो यूक्रेन का ये क्रीमिया जो पेनिनसुला था उसके कब्जा करने की वजह से इसे निकाल दिया गया। आप ये चीज़ जान लीजिए कि G20 में देखो चाइना है, कभी भी आपको आभास हो सकता है अमेरिका इसमें है तो चाइना नहीं होगा, मगर चाइना है। मगर इसमें रसिया नहीं है, ठीक है, ईरान नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं, जबकि पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र है अमेरिका, मगर पाकिस्तान इसमें नहीं है। तो ये चीज़ जानने लायक है कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। नहीं को अगर आप ज़्यादा ध्यान में देते हैं तो आपको कौन कौन है वो ऑब्वियस सी बात है याद हो जाए। ईरान नहीं है, रसिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ है। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, वाइट बेलीड सी ईगल। वाइट बेलीड सी ईगल बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में रही, क्योंकि तमिलनाडु रीजन में इसने जो अपना नेस्ट है वो कुछ टावर पे बना लिया है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि इनके लिए प्रॉपर रिस्क तो प्रोड्यूस हो ही रहा है और लैक ऑफ सुटेबल नेस्टिंग साइट है, मतलब इनके लिए सुटेबल जगहें मौजूद नहीं है जहाँ पर ये अपने आप को रह सके। तो हम जान लेते हैं IUCN में क्या स्टेटस है। वाइट बेलीड सी ईगल का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। आपको बस इतना याद रखना है, वाइट बेलीड सी ईगल लीस्ट कंसर्न है। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है UPSC, मतलब जो चर्चा में नहीं रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके बारे में पूछ लेता। आप सोचते हैं अरे यार ये तो मुझे पता ही है, ये है वो है, मगर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगला आर्टिकल ओनियन पे देखते हैं। इंडिया ने क्या किया है रिसेंटली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% ड्यूटी लगा दी है ओनियन के एक्सपोर्ट पर। ये इसलिए किया गया है, अभी हमने देखा कि पेरिसेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो वहाँ से फील्ड से निकलने के बाद कुछ ही समय में पेरिस हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, उन्हें पेरिसेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इंडिया ने इससे रिलेटेड ऑपरेशन ग्रीन भी लाया था। जो ऑपरेशन ग्रीन टॉप स्कीम है उसको कहते थे ऑपरेशन ग्रीन। टॉप में जो था वो टमाटो था और ओनियन था और पोटैटो था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी, ताकि ईजिली हर जगह पहुंच जा सके और इसमें ख़राबी ना आए। ठीक है, सब्सिडी इसलिए दी जाती है, गवर्नमेंट इनकरेज किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो इंडिया जो है ओनियन के मामले में सेकंड है लार्जेस्ट ओनियन ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है, इंडिया जो है वो ओनियन को सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है, और ये अपनी पगेंसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें शार्प स्मेल होती है और टेस्ट होता है। इसकी जो स्मेल होती है एकदम शार्प होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है और हर पूरे साल ये राउंड द ईयर मौजूद रहता है। आगे हम देख लेते हैं कि ओनियन किस तरह
किस सीज़न में होता है? ओनियन जो होता है 3 सीज़न में होता है। देखो, खरीफ में होता है 10%, लेटर खरीफ में होता है 20% और राबी में होता है 70%। जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका है, जो खरीफ क्रॉप है उसमें धान मेन क्रॉप है। धान को अप्रॉक्स जून में बोया जाता है और जून के बाद अक्टूबर नवंबर के करीब इसे काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये खरीफ क्रॉप में बहुत कम होता है। और रबी क्रॉप में जो होता है वो आपका गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, वीट जिसे बोलते हैं। तो वीट के सीज़न में ओनियन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है और यही रीज़न है कि इस समय इसका प्राइस बहुत लोअर रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ओनियन को कौन कौन से हैं। देखो, एक चीज़ और जान लो, कोई भी ओनियन क्रॉप है उसे 80 से लेकर 150 डेज लगते हैं कंप्लीट होने में। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। 3 से 4 महीने आप कह सकते हो किसी भी ओनियन क्रॉप को कंप्लीट होने में लगते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। रबी क्रॉप के, अब वही बात कि रबी क्रॉप के सीज़न में ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसके प्राइस डाउन रहते हैं। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं महाराष्ट्र में से कांदा बोलते हैं और ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये महाराष्ट्र। देन कर्नाटका और मध्य प्रदेश है। ठीक है, 3 नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारे कौन से हैं? बांग्लादेश को हम एक्सपोर्ट करते हैं, मलेशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका को करते हैं, यूएई, नेपाल और इंडोनेशिया को करते हैं। टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज़ आना। अब ऑपरेशन ग्रीन के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 में स्टार्ट हुआ था, आप ये नोट कर लेना। ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 में स्टार्ट हुआ था और इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आप ये मत सोचिएगा ऑपरेशन ग्रीन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में किया गया हुआ, यहीं पर आप गलत हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी स्कीम हो, कोई भी टॉपिक बहुत चर्चा में हो तो उसको मिनिस्ट्री के से रिलेट करना, डिपार्टमेंट से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेशन ग्रीन जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने आपको डेट भी बता दी, 2018-19 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए आप, ऑपरेशन ग्रीन जब आया था ये तो इसमें 3 पेरिसेबल प्रोडक्ट थे, जिसमें एक था टोमेटो, दूसरा था ओनियन, तीसरा था पोटैटो। तो इसके लिए ऑपरेशन फ्लड के आधार पर ऑपरेशन ग्रीन लाया गया था ताकि इसकी प्राइस वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया जाए। देखते नहीं हम आज ओनियन का प्राइस टमाटो का प्राइस 200-250 तक पहुंचने वाला है, या फिर अभी तो कम हो गया है, रिसेंटली सुना है, मगर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। इस प्राइस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए क्या, प्राइस वोलेटिलिटी आप जान लीजिए क्यों बढ़ जाती है। क्या होता है, पेरिसेबल आइटम होते हैं, जैसे ही एग्रीकल्चर फील्ड से निकलते हैं उसके बाद इनका प्रोडक्शन जो होता है, इनका जो होता है क्या कहते हैं, इनके जो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होने लगता है। तो ख़राब होने की वजह से इसे जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है। तो इस डेस्टिनेशन पे जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी तेज़ी से ये पेरिश नहीं होगा। जब ये पेरिश नहीं होगा तो इसे ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं और इसके दाम को कंट्रोल कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर बनाई। जब स्टार्टिंग में ये स्कीम आई थी तो 500 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए थे, मगर इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आया, उसमें टॉप को टोटल में तब्दील कर दिया गया। मतलब टोटल का मतलब हो गया ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये चीज़ बहुत याद रखने की ज़रूरत है। कोई भी स्कीम आती है तो देखिए टॉप से स्टार्ट हुई और टोटल में तब्दील हो गई। आपसे वो कहेगा ऑपरेशन ग्रीन ओनली टॉप प्रोडक्ट को कवर करता है, तो वहीं गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अब ये ऑल फ्रूट और वेजिटेबल को इंक्लूड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 50% सब्सिडी देता है ट्रांसपोर्टेशन को, 50% सब्सिडी देता है स्टोरेज और इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज। वही बात है कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे ही पेरिश ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है और ये एक्सटेंड कर दी गई है और आगे भी एक्सटेंड की जाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन ग्रीन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जो हम अचीव करना चाहते हैं, एम को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। याद रखिएगा, ये मेंस में आपके बहुत पूछता है कि आप इसके ऑब्जेक्टिव बताइए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं, जो मेन प्रायोरिटी होती है, एम होता है, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था प्राइस स्टेबलाइजेशन और दूसरा था पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे देख लेते हैं मैग्नेटार। मैग्नेटार से एक रिलेटेड आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आया है, उसको हम देख लेते हैं। मैग्नेटार क्या चीज़ है। देखिए, कोई भी मैग्नेटार होता है तो ये मैग्नेटार
जो होता है ये एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो कोई भी सुपरनोवा जब होता है, सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा जब मैसिव स्टार कोलैप्स होता है तो वहाँ से न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और ये न्यूट्रॉन स्टार ही मैग्नेटार कहलाता है। ये मैग्नेटार की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटार रिमेंशन के लिए, मतलब ये जो आपको ओरिजिन बताया जा रहा है कि सुपरनोवा हो रहा है किसी के कोर में, किसी मैसिव स्टार कोलैप्स हो रहा है उसके कोर में सुपरनोवा हो रहा है और मैग्नेटार बन रहा है, तो ये चीज़ अभी ओरिजिन क्लियर नहीं है, ये अनक्लियर ओरिजिन है, मतलब एक तरह से एज्यूम किया जाता है। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। बेसिक चीज़ ये जान लेते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है किसी भी पार्टिकल के न्यूक्लियस में होता है विद प्रोटॉन के साथ, और न्यूट्रॉन एक ऐसे ओनली हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल सिंगल प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और कुछ फॉर्म में वेट होता है, ठीक है, इसका मास होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, बेसिक्स से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है इन कंपेरिजन टू दिस। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगी मगर इससे पूछ लेगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। तो आज की हमारी ये आर्टिकल थे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। थैंक यू वेरी मच।